हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मेरी एजुकेशन की तरफ से आप सभी साथियों का स्वागत है। तो 20,000 क्वेश्चन की जो हमने एक मुहिम चलाई थी उसका पहला वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसमें 238 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। अभी जो ये वीडियो है ये दूसरा है, डे 2 है। थंबनेल भी आपको मिल गया होगा। तो पहले वाले वीडियो में हमने प्राग ऐतिहासिक काल को कंप्लीट कर लिया था। जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री में प्राग ऐतिहासिक काल से बनते हैं वो सारे हमने कर लिए थे। अभी जो हम बात करेंगे वो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल से बनने वाले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए, तो 239 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल कौन सा है? तो भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल जो है वो है राखी गढ़ी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका उपयोग कोई साक्ष्य नहीं मिला है। कह रहे हैं कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग इसका उपयोग नहीं करते थे, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों को सोने चांदी और ताम्र का ज्ञान था? नहीं, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था भाई। और सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ये दोनों ही कथन गलत हैं। अगला है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, ये बात भी गलत है। तो ओनली ए जो आंसर हो जाएगा आपका, केवल और केवल एक जो पॉइंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। अगला कह रहा है कि ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इनमें कौन सा कथन सही है? तो कथन एक भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आश्रमों को क्रम के अनुसार बताइए। तो क्रम के अनुसार देखिए, ब्रह्मचार्य था, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो आश्रम का जो क्रम है वो ये ही है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो आंसर है हमारा ऋग्वेद के अंदर। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? फिर से भाई क्वेश्चन है ऋग्वेद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा भाई साथ साथ में। ऋग्वेद का सबसे ज्यादा लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो ऋग्वेद का जो लोकप्रिय छंद है वो गायत्री है। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी भाई ऋग्वेद की। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है भाई, ठीक है। तो कह रहा है कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद वो स्त्रोत एवं प्रथाएं, स्त्रोत और प्रथाओं से संबंधित था। यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड से संबंधित है और सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। स से संगीत, स से सामवेद। अथर्ववेद जो है वो है तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद, सामवेद का संकलन। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख हमें सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था? पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो प्रकृति की पूजा और यज्ञ था भाई। ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, बहुत देववादी था भाई। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता किस मुख्यता
किस में विश्वास करती थी? तो ऋग्वेद काल में बलि और कर्मकांड पे विश्वास रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, कहाँ पे प्रयोग हुआ था? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, मैत्रेयी संहिता का संबंध है यजुर्वेद से है भाई। मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन है, किस ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो आंसर जो है हमारा वो है द्वितीय से सप्तम मंडलों को। अगला क्वेश्चन है, सुरा की आहुति का संबंध है, सुरा की आहुति का जो संबंध है वो किससे है? श्रोत्रामणि से। किससे? श्रोत्रामणि से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो अग्नि से संबंधित है भाई। अगला है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो कौन से शिल्प का उल्लेख नहीं है? हाथी दांत का उल्लेख नहीं है। किस किस का उल्लेख है भाई? बढ़ईगिरी का है, बुनाई का है और मर्द भांड का है। अगला है, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो विष्णु का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो हमें मिलता है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो वशिष्ठ को भाई भरत का पुरोहित माना जाता है ऋग्वेद में। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो ये भरतों का जो पुरोहित था वो कौन था भाई? वशिष्ठ था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, इसका उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो बकरे खींचते थे किसका रथ? पुष्सन का रथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संबंध में नहीं है? ऋग्वैदिक स्त्रियों के बारे में कौन सी बात नहीं है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है, वे सभा की कार्रवाई में भाग लेती थी, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है, वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला है, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो गलत जो आंसर है यहाँ पे, जो ऋग्वेद स्त्रियां से संबंधित नहीं है, वो ये है कि ऋग्वेद में रजस्वला होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता था, तो ये बात गलत है भाई। अगला है, निम्नलिखित ग्रंथों में से मुख्यतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है शुल्ब सूत्र में। देखिए, आप अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप जुड़िए और जितने भी पीडीएफ आपको चाहिए वो आप पीडीएफ ले सकते हैं। अलग अलग वीडियो के अलग अलग पीडीएफ मिल जाएगी आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है भाई। कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा है? तो यजुर्वेद लिखा है। अगला है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा सामवेद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद सबसे पुराना है, प्राचीन है? तो आप लोग बोल सकते हैं ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऋग्वेद, प्राचीन वेद है। अगला कह रहा है कि सुमेलित कीजिए अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद जो है ईश्वर महिमा से संबंधित है। अगला है यजुर्वेद जो है वो बलिदान विधि से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? अभी क्वेश्चन में पूछा है 9वां मंडल। अगला, यज्ञ किससे संबंधित है? तो यज्ञ के बारे में यजुर्वेद में हमें पता चलता है। वैदिक युगीन सभा
वैदिक युगीन सभा जो है मंत्री परिषद को कहा जाता है भाई। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो आप लोग कह सकते हैं अथर्ववेद में वशीकरण के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? स्तूप शब्द जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है पुरुष सूक्त? ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले नाम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? तो ये मिलता है पुरुष सूक्त के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी हैं? 1000 ऋचाएं हैं। और मंडल कितने हैं? मंडल हैं भाई 10। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? तो ये संवाद सूक्त में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद मैच करना है हमें। ऋग्वेद जो है उसका संबंध किससे है? तो ऋग्वेद ब्राह्मणों से संबंधित है, सांख्यायन ब्राह्मणों से। अगला है सामवेद। सामवेद जो है तंत्र मंत्र ब्राह्मणों से संबंधित है। और यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मणों से संबंधित है। और अथर्ववेद जो है गोपथ ब्राह्मणों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो आंसर ए है, उनमें हिमवंत और मजुवंत का उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है। और उनमें भौगोलिक शब्दों जैसे आर्यवर्त और दक्षिणात्य का उल्लेख है, ये बात गलत है। अगला है, उनमें उल्लेखित अधिकांश नदियाँ यमुना एवं गंगा से पश्चिम के क्षेत्रों में बहती है, ये बात सही है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, किसका आता है? पणियों का। पाणिनीय या है ये, पणियों का आता है। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त शब्द ऋतु शब्द किससे संबंधित है? तो ऋतु शब्द जो है नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? तो प्रथम सूक्त अग्नि देवता के लिए है। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युगम बना है? तो ये बना है तुर्वसु के साथ। इंद्र महाअभिषेक का विवरण दिया है। इंद्र महाअभिषेक का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है, तो ये है भाई कहाँ? यजुर्वेद में। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्रामणी होता था भाई, ग्रामीणी होता था। वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जन्मेजय मद्र। यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? तो ये था ब्रह्मा का। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? तो ऋग्वेद में हमें अयोध्या का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? तो ये कौन है भाई? सायण। सायण है भाई। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमें। पहला है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का एक अध्याय है भाई। अगला है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद जो है यजुर्वेद का एक अध्याय है। गोपथ। गोपथ जो है वो एक ब्राह्मण का पाठ है भाई। वेदांग। वेदांग जो है यास्क का निरुक्त है भाई, ये वेदांग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्रात यस्तोम।
व्रात यस्तोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नलिखित में वर्णित है। तो ये है शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है इसके बारे में। विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण में है? शतपथ ब्राह्मण में है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो कौन से ऋषि थे? ऋषि गौतम राहुगण थे। जंगल की देवी अर्णयानी का प्रथम उल्लेख है। तो जंगल की देवी अर्णयानी का प्रथम जो उल्लेख है वो कहाँ पे है? ऋक संहिता में है भाई। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है कौन सा है भाई? शतपथ ब्राह्मण है वो। अगला है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक साहित्य, वैदिक संहिताएं, उसके बाद आता है ब्राह्मण, फिर आते हैं अर्णक, फिर आता है उपनिषद। क्लियर है। अगला है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो ये करते थे प्राच्य। अगर वीडियो में आपको कोई कमी लगती है, आपका किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है, नोटिस है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ऋग्वेद जो है ऐत्रेय से संबंधित है भाई। ठीक है। अगला है सामवेद जो है पंचवीस से संबंधित है। अगला है अथर्ववेद जो है गोपथ से संबंधित है। और यजुर्वेद शतपथ से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित हैं? अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, बृहदारण्यक उपनिषद में अजात शत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? तो ये कहा गया है काशी का। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है बृहदारण्यक। कौन लिखा गया? बृहदारण्यक। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, उद्दोलक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभित्रता के विषय के प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में है। समर्थियों में उल्लिखित आप धर्म के विषय में कौन एक सत्य है? तो इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जौ के अंदर। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेदा में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो ये किया गया है सरस्वती नदी को। वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम जो है वो है गंडक। अगला है, ऋग्वेद में निम्नलिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो ऋग्वेद में 10 राजाओं का जो युद्ध था वो परुष्णी नदी के ऊपर लड़ा गया था भाई। अगला है, नदियों के प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम। नदियों के प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम के बारे में हमें बताना है। तो पहला है इसमें सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी का जो आधुनिक नाम है वो क्या है भाई? घग्गर, हाकरा। अगला है परुष्णी। परुष्णी का जो नाम है आधुनिक वो है रावी। सुतुद्री का जो नाम है वो है सतलुज। और विपासा है व्यास नदी को कहते हैं विपासा। प्राचीन भारत में निशाका से जाना जाता है। तो श्रवण आभूषण जो है निशाका के नाम से जाने जाते थे प्राचीन भारत में। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका इस अर्थ में हुआ। परवर्ती काल में निष्क जो शब्द है आभूषण के लिए वैदिक काल में था, तो परवर्ती काल में इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था सिक्का। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये था भाई गले का आभूषण था। अपाला आत्रेयी के मंत्र किस में संग्रहित हैं? तो ये हैं ऋग्वेद में संग्रहित है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी?
तो ये था लोपा मुद्रा, लोपा मुद्रा। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित हैं, तो ये कंठोपनिषद में है। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सिंधु नदी है भाई। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें फटाफट से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है, तो कारसापण नहीं है। कौन नहीं है? कारसापण। भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? भक्ति का उल्लेख मिलता है हमें भगवत गीता के अंदर। अगला क्वेश्चन है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बोगज से, बोगज। मनुस्मृति में सरस्वती और दरसदती नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मावर्त। सरस्वती और दरसदती नदी के बीच का जो प्रदेश है उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मावर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देव की दो पुत्रियां कहा गया है? तो इसे कहा गया है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है भाई। निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त हैं? तो आंसर हो जाएगा लगध। अगला क्वेश्चन है प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? तो यह है साकल। निम्नलिखित में से एक स्मृति में यह कथन मिलता है राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे, तो ये बात जो है ये मनुस्मृति में हमें मिलती है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति कौन सी है? तो आप लोग बोल सकते हैं मनुस्मृति। अगला जो है वो है गो अपहरण के प्रसंग में 338 नंबर क्वेश्चन है। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, तो पाणिनियों का नाम आता है भाई ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है भाई? गाय को माना जाता है। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है किसके लिए? गाय के लिए हुआ है। ऋग्वेद में कई पच्छिदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किससे संबंधित है? गाय के लिए है भाई। अगला है ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में जो है गाय का, अश्व का, बकरी का और भैंस का, इन सभी का उल्लेख हुआ है भाई। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद में मिलती है मोक्ष की चर्चा। अगला है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? दर्शन पर। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है भाई। उपनिषदों का मुख्य विषय जो है वो क्या है? दर्शन। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? तो ये हुआ है गार्गी का। किसका? गार्गी का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? ये देते हैं मैत्रायणी में। 350 जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। 351 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? तो ये है कंठ उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। बी आंसर हो जाएगा। 352 किस उपनिषद में मृत्यु संबंधित चर्चा की गई? तो ये कंठोपनिषद है। ये किसमें? कंठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कंठोपनिषद में। अगला है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कंठोपनिषद में मिलता है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है?
तो वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वेदांत कहा जाता है। देखिए नदी है उनका आधुनिक नाम है। तो पहली जो नदी है कुंभा, कुंभा का आधुनिक नाम जो है वो है काबुल। परुष्णी नदी का जो नाम है वो है रावी। सदानीरा, सदानीरा कहा जाता है गंडक नदी को। सुतुद्री, सुतुद्री कहा जाता है सतलुज नदी को। अगला है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो आप कह सकते हैं कुंभा और करमू। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? तो ये कुंभा एवं सुवास्तु नदियों से। वीतस्ता, वीतस्ता जो नदी है उसका आधुनिक नाम क्या है? वीतस्ता नदी का आधुनिक नाम जो है वो है भाई झेलम। अस्किनी, अस्किनी नदी का आधुनिक नाम जो है वो है चिनाब। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम जो है वो है रावी। और विपाशा, विपाशा हम कह सकते हैं किसको कह सकते हैं भाई? व्यास नदी को कह सकते हैं। तो फिर सतलुज जो है रावी नदी, रावी जो है अगला क्वेश्चन है किस देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है भाई। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए थे? तो ये किस में हो गए थे भाई? ये हो गए थे आपके किसमें हो गए थे? विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ में। किसमें? विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ में। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को पहचान किसकी नहीं थी? तो ये पहचान नहीं थी किसकी? शिव की पहचान नहीं थी। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है रुद्र में, रुद्र साहित्य में। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो पुरोहित जो माना जाता था बृहस्पति को। ऋग्वेद में युद्ध देवता किसे माना जाता है? युद्ध देवता माना जाता है इंद्र को। सबसे ज्यादा ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं किसको? हैं इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता कौन सा था? इंद्र था भाई। निम्नलिखित में से किस में कौन से वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित हैं? तो इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण, ये जो हैं बोझ कोई अभिलेख में उल्लेखित हैं। किस एक देवता वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं है? तो ये अग्नि का नहीं है भाई। इंद्र, मित्र, वरुण ये सारे हैं। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता और देवियों का नामों का उल्लेख है। अगला है बोझगोई का महत्व है किस लिए है? क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना जो देता है वो बोगज को ही देता है। नैतिक व्यवस्था के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ? तो ये हुआ वरुण। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋतु शब्द किससे संबंधित है? यह नैतिक व्यवस्था से। अगला है निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता है? तो ये दिया जाता है अग्नि को। सूलगांव यज्ञ किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है रुद्र के लिए। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुर मज्दा से सदृश्य रखता है? तो ये रखता है वरुण। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से प्रारंभ होते हैं? तो ये होते हैं भाई अग्नि। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय किसे जाता है? विदेह माधव को जाता है भाई। अगला है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, उन्हें आर्य बनाया था? तो ये है भाई अगस्त्य के बारे में कहा जाता है। निम्नलिखित प्राचीन जनजातियों पर विचार कीजिए।
अंग, गांधारी, वात्स्य, इनमें से कौन सी जनजातियां वैदिक काल में अस्तित्व में थी? तो ये तीनों की तीनों वैदिक काल में थी भाई। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? तो ये होता था बाघ दुग। अगला है उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत रखते हैं? तो ये रखते हैं हम 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? कुरु और पंचाल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रीतियों की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो यह है सत्यपति। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? तो ये हुई थी भाई उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। तो जोती हुई कूड़, जोती हुई कूड़ कहते हैं सीता जी को। अगला है यूप क्या था? यूप एक याज्ञिक स्तंभ था भाई। होता क्या है? होता एक ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला होता है भाई। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? तो वैदिक कर्मकांड में ऋग्वेद से संबंधित है होता। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अध्वर्यु का अर्थ था क्या था? यज्ञ करने वाला पुरोहित। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है भाई। तो कह रहा है कि जो मुनि है ना, मुनि, उसका अर्थ क्या होता है? तो मुनि का जो अर्थ होता है वो होता है पावन पुरुष जो निशब्द रहता है। उदात्री, उदात्री का अर्थ क्या होता है? उदात्री का अर्थ होता है सामवेद का ज्ञाता। पुरुष, पुरुष का जो अर्थ होता है वो होता है आग पुरुष। और आर्यमान, आर्यमान का जो अर्थ होता है वो क्या होता है भाई? विवाह का संरक्षण। आर्यमान का अर्थ होता है विवाह का संरक्षक। ब्राह्मण क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं आर्यन के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित होती है। भाग और बलि क्या थे? भाग और बलि राजस्व के साधन थे। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ है प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। अगला क्वेश्चन है चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? तो ये हैं वैदिक काल के। किस काल के हैं? वैदिक काल के। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले देवकी के पुत्र कर्षण का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है भाई छांदोग्य उपनिषद में। देवकी के पुत्र कर्षण का वर्णन कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। और 400 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस उपनिषद में देवकी पुत्र कर्षण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। काम, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इसका उल्लेख कहाँ पे है? छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्न में से किससे पहले नहीं है? तो 5वीं शताब्दी से पहले के नहीं है भारतीय प्राचीनतम सिक्के। सुदास किस वंश का था? भरत वंश का। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है वो वीणा है भाई। अगला क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अशवपति शासक थे। किसके शासक थे? कैकई के शासक थे भाई। अगला है वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? तो चरसिणी, चरसिणी नहीं है भाई। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ये किक्कट से संबंधित नहीं है भाई। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो ये कहलाता था उपाध्याय। उपाध्याय। संस्कारों की कुल राशि कितनी है? कितनी है भाई संस्कारों की कुल राशि? ये है 16। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है।
पूर्व आर्य काल से माना जाता है भाई। एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? द्रोणाचार्य का शिष्य था भाई। अगला है प्राचीनतम भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? तो ये है कोश। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो ये हुई थी ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके हैं? पुराणों के। पुराणों की कुल संख्या है तो 18 है भाई, पुराणों की संख्या कुल। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? किसको माना जाता है? मनु को माना जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, किसने ऋग्वेद में वर्णित दासराज युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो दासराज युद्ध में जो है गंधारी ने भाग नहीं लिया था। 4 पुरुषार्थों का सही क्रम बताइए। तो 4 पुरुषार्थ जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला है प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है? तो ये मिलती है छांदोग्य। किसको वर्ण संकर समझा जाता था? विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण है। अगला क्वेश्चन है, द्विज किसे कहा जाता है? द्विज कहा जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को। समर्थियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गो मिथुन देना पड़ता था? तो ये था आर्ष में। वेद त्रय के अंतर्गत सम्मिलित है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? मेधादिति। कौन था भाई? मेधादिति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है? ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहु देववाद कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है भाई। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं और ऋग्वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे। अगला है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, ये बात संबंधित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? तो ये मिलता है यजुर्वेद में। किस में मिलता है भाई? यजुर्वेद में। अगला है, गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? तो ये ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी। कोसे शब्द का प्रयोग किया गया। कोसे शब्द का रेशम के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बाल गंगाधर तिलक ने। भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो ये है ग्रीक भाषा। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। अगला है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले नाम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी के तट पर। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञवेदियों के लिए माप निर्धारित है? तो शुल्ब सूत्र में। अगला है, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था। कौन था? व्यवसाय। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था? तो अगला यह है प्रवाहन जावली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध परिचायक है? तो ये है भाई कुम्मा, कुम्मू, गोमती। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद एक स्त्रोतों का संकलन है। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो ये माना जाता है इंद्र को। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो यह है भाई ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो ये थी सभा। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ क्या होता है? ऋतु का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। अगला क्वेश्चन है, तमसो मा ज्योतिर्गम्य
कथन मूलत है, तो ये कथन उपनिषदों का है भाई। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है, तो ये है किसका? कंठोपनिषद, छांदोग्य, ईशोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, तो इनमें से किसी का नहीं है भाई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अभी हम जो पहुंच चुके हैं वो पहुंच चुके हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा, आप शेयर करते रहिएगा। साथ साथ 449 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं आरंभिक कार्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राजा के रूप में मापा जा सके। ये कथन है। कथन कहता है कि राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र, जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था। तो इसमें महाजनपद के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। निम्नलिखित में से जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित हैं। तो ये किस किस के हैं भाई? मगध, अस्मक, कमोज। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। अगला है भारतीय महाजनपदों के बारे में सही कथन बताइए। तो भारतीय महाजनपदों में बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपद थे भाई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना है? तो यह है अंगुत्तर निकाय में। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में। अगला, किन नगरों ने अपने नाम के सिक्के चलाए? तो राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी ने चलाए। अगला है, भारतीय गणतंत्र में कौन सा नहीं था? योद्धेय। निम्नलिखित 4 राजाओं के बारे में बताना है कि वर्धमान और गौतम बुद्ध किसके साथ थे? मगध का बिंबिसार और मगध का अजातशत्रु। निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बताइए। तो कालक्रम के अनुसार सबसे पहले हर्यक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो चेदी बुंदेलखंड में था, गांधार पेशावर, पांचाल रुहेलखंड में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम उपयुक्त जोड़ी है? तो चेटक लिच्छवी। अगला है, राज्य और राज्य, राजा और राज्य। परगोत, परगोत जो है वो अवंती का था, राज्य का राजा था। उद्यन, उद्यन जो है वो था वत्स का। परसेनजित, परसेनजित जो था कौशल का, और अजातशत्रु मगध का। अगला है जनपद। कौशल जो जनपद है वो श्रावस्ती से संबंधित है। चेदी जो है सुक्तिमती से, वत्स जो है कौशाम्बी, और मत्स्य जो है विराटनगर से। अगला है राज्य और नगर। अशक, अशक जो है पोतन से। अवंती, अवंती जो है माहिष्मती से। कलिंग, कलिंग जो है दंतपुर से। और सोवीर जो है रोरुक से है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए? तो ये हुए भाई पाटलिपुत्र। अगला है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उद्दीन। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? उदयन ने बसाया था। और पाटलिपुत्र के राजा कौन थे? उदयन। कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने कराया? उदयन ने करवाया। किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? उदयन के द्वारा। राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम है, क्या नाम है उसका? सालवती। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच था? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच था। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? वाणिज्य और व्यापार के लिए, विद्या के लिए, अध्ययन के लिए, कला और शिल्प के लिए। अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है भाई। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध का जो उत्कर्ष हुआ है वो हुआ है भाई 6ठी शताब्दी में। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश था। कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, देवव्रत, गौतम। सबसे लास्ट तक जो जिंदा रहा था वो रहा था अजातशत्रु। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पाटलिग्राम की अंतः शक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध राजधानी के रूप में विकसित हुआ? तो ये
अजातशत्रु। अगला है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी का वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये था अजातशत्रु। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ग्रीवज्जर राजगृह। अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? वैशाली के लिच्छवी के साथ। मगध का कौन सा सम्राट एप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था? महापद्मनंद। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? परिशिष्ट पर्व में मिलता है भाई। नंद राज्य का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी। कौन सा स्थान योद्धेयों की टकसाल के अंदर था? रोहतक। योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। क्षत्रिय जन योद्धेय केवल निमन देवता के उपासक थे, किसके थे? कार्तिकेय के। कौन सा एक छठी ईसा पूर्व शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? काशी था भाई। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो यह अर्धचंद्राकार। प्राचीनतम भारतीय सिक्के किससे पहले के नहीं हैं? 5वीं शताब्दी से पहले के। अगला है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी, किसकी थी? चेदी की। चेदी जनपद की राजधानी क्या थी? सोथिवती नगर। किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पंचाल की पहचान की जा सकती है? रुहेलखंड। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, कौन थी भाई? अहिच्छत्र में। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी, किसकी थी भाई? अंग की। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? वैशाली में। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। जनपदों में से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणराज्य था? तो ये वज्जी गणराज्य था भाई। गोदावरी नदी के तट पर महाजनपद था, कौन सा था? अस्सक। अस्सक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा था? पोतन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? मत्स्य। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो ये नाम था भाई अवंतिका। किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? बौद्ध युग में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो ये थी सूरसेना की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो ये कलिंग में पता चलता है भाई। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी से। महिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था? ये था भाई अवंती में। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किससे होता है? नागार्जुन कोंडा से। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है? तो नागार्जुन कोंडा। प्राचीन पुष्कलावती का समीकरण किसके साथ किया गया? तो ये किया गया था भाई किसके साथ? 4 सदा के साथ। अगला है प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए कौन से स्थान प्रसिद्ध थे? कंबोज। उदाइन वासव दत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? कौशाम्बी से। काशी महाजनपद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती और रेशमी वस्त्रों के लिए। पंचमारक सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या किसने की? तो ये की थी भाई किसने? रेपसन ने। अगला है कथन कह रहा है कि भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर प्रमुखतः गंगा घाटी में अवस्थित हैं।
कथन दूसरा कहता है कि उच्च लौह तकनीक जो कृषि अधिशेष को सुनिश्चित करती है, शहरीकरण की इस प्रक्रिया के लिए नैमित्तिक है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं भाई, ये दोनों की दोनों कथन क्या है, सही है। अगला है निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं, वह कौन कौन से हैं? तो वो है भाई मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? द्विज श्रेष्ठ के नाम से। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था भाई महापद्म नंद। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो भू राजस्व की दर है 6:61। अब हम बात करेंगे भाई धार्मिक आंदोलन। तो हमने टोटल जो क्वेश्चन कर लिए यहाँ तक 521। धार्मिक आंदोलन के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब